आज हम कास्ट और कास्टिंग को देखेंगे। बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट है आपकी इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और हमारे पास इसी जैसे कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एक्सपेंस, जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया है। इसका इन दोनों का मीनिंग समझते हैं और इसका डिफरेंस समझते हैं ताकि इससे हम आगे काम कर सकें। सो कास्ट इज अ सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द परचेज ऑफ अ मशीनरी, कास्ट कैन बी डिफाइंड एज द मनी पेड और स्पेंड टू एक्वायर एन एसेट। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे जो हम इन्वेस्ट जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं वो नॉर्मल स्पेंडिंग नहीं है, वो विद इन अ ईयर की स्पेंडिंग नहीं है, वो शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने कास्ट को लिंक किया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। और यू नो कि एसेट्स जो होती है उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। इट इज अ मेनली अ वन टाइम पेमेंट। अब इसके साथ एक्सपेंस को जरा गौर से देखें। एक्सपेंस इज एक्सपायर्ड कास्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंस जो है उसको सम टाइम एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ अ कास्ट। कैसे कास्ट देखें, जब हम इसके साथ एग्जांपल लिंक है दैट चार्ज रेवेन्यू पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टार्ट के अंदर कोई मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी पे जो भी हमारी खर्चा होता है उसको हम कास्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन हर साल के बाद जैसे ही हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस बोलेंगे। अब इसमें जो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट या एक पहला आइडिया बनता है वो ये है कि जो आपकी कास्ट होती है उसको लॉन्ग टर्म के साथ एसोसिएट किया जाता है, और जो आपकी एक्सपेंस होती है उसको शॉर्ट टर्म के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। एक्सपेंस एन अमाउंट मनी दैट मस्ट बी स्पेंट रेगुलर पेमेंट। जैसे सिंपल, अगर हम कोई रेंट अदा करते हैं, आपको पता है एक्सपेंसेस सारे रेंट है, जो भी विद इन अ 1 ईयर या विद इन अ 1 ऑपरेटिंग साइकिल के जो भी हमारे डिस्पर्समेंट्स होते हैं या आउटफ्लोज ऑफ द बिजनेसेस होती हैं उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं लाइक रेंट, डेप्रिसिएशन, आप लोगों को बेहतर पता है। अब जरा देखना द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस दैट कॉस्ट आइडेंटिफाई एन एक्सपेंडिचर। अब नॉर्मली आप लोग या हम लोग कॉमनली एक दो वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को एक मायने में नहीं लिया जा सकता। देयर इज अ मच मच डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस इज एक्सपेंस, यू नो, द शॉर्ट टर्म आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हैं कास्ट एंड एक्सपेंडिचर आर सेम थिंग, और एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर इज द एसेट व्हाइल एक्सपेंस रेफर टू द कंजम्पशन ऑफ द आइटम। सिंपली देखो, अगर हम स्टेशनरी खरीदते हैं फॉर द जिसको जो हमारे पास यूज हो सकेगी फॉर 5 years, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेशनरी इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई हम स्टेशनरी खरीदते हैं जिसका बेनिफिट हमारे पास 1 मंथ के लिए, 2 के लिए या विद इन अ 1 ईयर के लिए, तो फिर उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। ये मेजर डिफरेंस है जो आपके पास एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपेंस और कास्ट में है। आप इस तरह कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और कास्ट की मीनिंग जो है वो आपस में करीब करीब है। The key difference between the expend and expenditure is that expense refer to the amount spent by the business organization for ongoing operations. Ongoing operation क्या होते हैं? जिसमें आप अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं, जिसमें आप रेवेन्यू कमा रहे होते हैं, उसके लिए जो भी आप करना चाहें, इन ऑर्डर टू इंश्योर द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू। अगेन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा गौर से देखें। The key difference between expense and expenditure is that expense refers to the amount spent by the business organization for the ongoing operation of the business in order to ensure the generation of the revenue. Revenue कमाने के लिए जो भी outflow की जाती है, बिजली का बिल है या जो भी चीजें हैं, रेंट है या कोई और अदर सैलरीज है, वेजेस है, एक्सेट्रा, उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। Whereas the expenditure, अब वर्ड चेंज हो गया है, expenditure refers to the amount spent by the business organization for the पर्पस ऑफ परचेज एसेट्स। अगर एसेट को परचेज करने के लिए अगर हम कोई भी अपना आउटफ्लो करेंगे तो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट, यू हैव टू नो द 3 बेसिक थिंग। अगर छोटी सी चीज एक आपको पता है, एक छोटा सा पेन बनता है या एरोप्लेन बनता है, हमारी कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन दोनों के लिए सेम होती है।
अगर एरोप्लेन का केस आपके पास है या सिंपल एक छोटे से पेन का केस है, तो आपने 3 एलिमेंट्स को गौर से देखना होगा, विच आर मटेरियल, नंबर 1, नंबर सेकंड लेबर, और नंबर लास्ट इज द एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के खाते में जरा देखना है कि एक्सपेंस में 2 किस्म के एक्सपेंस हो सकते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब इसमें एक चीज को जरा ध्यान में रखना है कि जो हमारा मटेरियल है ये भी नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल होता है, जो हमारा लेबर है ये भी डायरेक्ट लेबर होता है। और अगर एक्सपेंसेस के अंदर कोई ऐसा पार्ट हमें नजर आए, अभी हम थोड़ी देर बाद डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम अलग करेंगे। लेकिन पहली बात ये है कि चीज को बेसिक समझना ये है कि ये देखें, ये मटेरियल है तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये लेबर है तो ये डायरेक्ट लेबर है। और इसमें याद रखें ये जो एक्सपेंस है इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इनमें से भी हम देखेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है और उसका रिलेशन मटेरियल के साथ है तो डेफिनेटली इसको हम मटेरियल में प्लस कर देंगे। और अगर आपके पास लेबर है और ऐसी लेबर है जो डायरेक्ट लेबर है तो उसको उठा के हम डायरेक्ट, उसको ऑलरेडी जो लेबर है या डायरेक्ट लेबर है उसके साथ हम सम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लास्ट जो हमारे पास ऑलरेडी थर्ड कैटेगरी एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपेंस बचेगा विच इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर उसको थारोली अगर हम देखेंगे तो उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कुछ पार्ट इनडायरेक्ट मटेरियल का शामिल होगा और फिर उसी के अंदर कुछ पार्ट इनडायरेक्ट लेबर का शामिल होगा और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इन अदर वर्ड ये तो थर्ड कैटेगरी है, इसको नॉर्मली हम FOH बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड का नॉर्मल डेफिनेशन ये होता है कि ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों किस्में। अगर मटेरियल में कोई इनडायरेक्ट हमारे पास चीज है वो भी FOH के अंदर आएगा, लेबर के अंदर अगर कोई हमारे पास इनडायरेक्ट चीज है वो भी हमारे पास FOH के अंदर आएगा, और लास्ट अगर एक्सपेंस इटसेल्फ में भी कोई अगर इस तरह की चीज है तो वो भी उसके अंदर आएगा। अब सबसे पहले बेटा जरा गौर से देखना है, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। आपकी जितनी भी हमारे पास आइंदा चल के हमारे साथ क्लासेस होंगी आपकी, तो ये बेसिक चीजें हमेशा आएगी। जैसे मैंने पहले भी कोट कर दिया, मैं फिर कोट कर रहा हूँ कि आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कास्ट अकाउंटिंग या इंटरनल अकाउंटिंग, इवन डिसीजन मेकिंग किसी भी बिजनेस के अंदर करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का नेचर जो भी है, लेकिन विद इन अ बिजनेस हमने 3 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसी पे चल के फिर आगे हमने डिसीजन भी लेने होंगे। नंबर 1 पार्ट जो है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल पार्ट। यू नो डायरेक्ट मटेरियल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल इज दैट मटेरियल विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। ये कीवर्ड हमारे पास है, इजीली आइडेंटिफाइड। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है, कोई सा भी प्रोडक्ट देखें जिसमें को आप देख के इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये इसका डायरेक्ट पार्ट है। लेट सपोज अगर हम एक चेयर को देखते हैं तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इसके ऊपर वुड लगी हुई है, इसके ऊपर और डिफरेंट चीजें हैं जो चीज को नजर आ रही है, एंड रिलेटेड विद द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेसेस। अब देखना ये होगा कि आप किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, आप किसी जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं, या आप किसी प्रोसेसेस का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजों को देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इडेंटिफाई या इजीली ट्रेस आउट की जा सके किसी प्रोडक्ट के अंदर, उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल टिम्बर इज द रॉ मटेरियल ऑफ मेकिंग फर्नीचर। यस, फर्नीचर को अगर देखें तो क्लियर कंफर्म हो जाएगा आपके पास कि इसके अंदर जो टिम्बर यूज है, वुड यूज है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। इसी तरह देख लें ज्वेलरी के लिए आपके पास गारमेंट के लिए क्लॉथ आपका डायरेक्ट मटेरियल है, और इसी तरह से शुगर कैन फॉर मेकिंग अ शुगर को हम बोलते हैं। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा डायरेक्ट मटेरियल में याद रखें कि डायरेक्ट मटेरियल जो आपका प्रोडक्ट है उसका मेजर पार्ट डायरेक्ट मटेरियल पे कंसिस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर को भी जरा समझें कि डायरेक्ट लेबर टेक लेबर विच टेक एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट। मैं यहाँ से अंडरलाइन करता हूँ, आप लोग भी करें अपने पास, एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट। अगर आपका आपका कोई वर्कर जो है किसी बिजनेस के अंदर डायरेक्टली काम कर रहा है तो उसको जो भी हमने अमाउंट देनी है उसको हम डायरेक्ट लेबर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर किसी प्रोडक्शन सेट, डायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड अगेन एंड रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ये आखिर में जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं
इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेसेस, आगे चल के हम जॉब ऑर्डर को भी डिटेल से देखेंगे, प्रोसेस कास्टिंग को भी डिटेल से देखेंगे। सिर्फ आज आपने जो देखना है वो सिर्फ अपने माइंड में प्रोडक्ट की एग्जांपल को रखें। डायरेक्ट लेबर कैन बी इजीली ट्रेसेबल टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, के हम देख सकते हैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर वेरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। कास्ट ऑफ वेजेस पेड टू द कारपेंटर फॉर मेकिंग अ फर्नीचर। देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था कि एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट। अगर कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक्टिव और डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो, तो देखो एक और चीज़ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। इसलिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बेस पे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बेस बनेगी। सपोज करते हैं कि एक हाँ चलें यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स को अपना प्रोडक्ट समझूं, तो मेरी जो कास्ट है, जो ऑलरेडी टीचर की जो कास्ट है, वो डायरेक्टली स्टूडेंट से लिंक होता है। जैसे टीचर की जो कास्ट है उसको हम डायरेक्ट लेबर कास्ट बोलेंगे। लेकिन जो बाहर चौकीदार या गेट कीपर या जो भी अदर फैसिलिटेटर लोग जो बैठे हुए हैं, इवन डू ऑफिस के अंदर हैं या एग्जामिनेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो इनडायरेक्ट है, इसलिए कि वो डायरेक्टली इसको नहीं देख रहे। ठीक है, फैसिलिटेट जरूर कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली फैसिलिटेट नहीं कर रहे। वो सारे लेबर जो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कारपेंटर की एग्जांपल है, वो फर्नीचर बनाता है, एज कारपेंटर का जितना भी कास्ट होगा। और एक और चीज भी याद रखें, ये जो वर्ड यूज करेंगे हम वेजेस, जो वेजेस आ जाती है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा डायरेक्टली उसके साथ एसोसिएट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर सैलरी आ जाएगी तो फिर उसमें दोनों ऑप्शन होती हैं। सैलरी में ज्यादातर ऑप्शन ये होती है कि वो इनडायरेक्टली उसके साथ डील करेगा। कास्ट ऑफ टेलर में रेडीमेड गारमेंट्स और वगैरह वगैरह एग्जाम्पल। अब आखिरी क्लास देखें, ये देखें कि हमने डायरेक्ट मटेरियल को भी देख लिया, डायरेक्ट लेबर को भी देख लिया। अब हम जाते हैं एक्सपेंसेस क्लास के अंदर। अब तीसरी चीज ये होगी, वो एक्सपेंसेस होंगे। All costs incurred in the production of finished good other than the direct material and direct labor। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा भी इस पे कुछ कास्ट इनकर्ड होती है जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस की देयर आर टू कैटेगरीज। नंबर वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर वन इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखा जाएगा कि वो किसका पार्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके मटेरियल का पार्ट है तो उसको ऑटोमेटिकली जो मटेरियल ऑलरेडी डायरेक्ट मटेरियल है उसके साथ सम कर दिया जाएगा। अगर आपका एक्सपेंस जो है वो पहली कंडीशन ये है कि वो डायरेक्ट है, और अगर वो लेबर का पार्ट है तो डेफिनेटली इसको लेबर में फिर हम प्लस कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड की ही अमाउंट बचेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के लिए। जब अब आगे चल के एक बिग अमाउंट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए क्लासिफिकेशन देंगे, तो फिर उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझना इंतहाई जरूरी है। ये दो तीन कंडीशंस हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। these are the expenses which are number one directly, number second easily, and number third is a wholly। और इसमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट में इंपॉर्टेंट समझता हूँ ये लास्ट वाला है, entirely, wholly, allocate to specific cost center or a cost unit and charge to the direct material। कास्ट सेंटर की बात में हम आगे का जाके करेंगे कि व्हाट इज अ कास्ट सेंटर और कैसे कास्ट सेंटर को यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू एलोकेट द कास्ट और डिस्बर्समेंट ऑफ द कास्ट, उसको तो हम दोबारा में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक हम चीज़ों को गौर कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली इजीली एंड होली एलोकेट टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जरा गौर से देखें, ऐसा एक्सपेंस बेटा जो डायरेक्टली उस पर खर्चा हो जिस चीज का, नंबर वन। और जो तीसरी चीज, फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक छोटी सी एग्जांपल अपने माइंड में रखें, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर सिर्फ अगर एक ही यूनिट लगा हुआ है जो चेयर्स का लगा हुआ है, वो चेयर बना रही है, तो ऑटोमेटिकली उस पर जितनी भी कास्ट होगी वो एक चेयर यूनिट को ही हम चार्ज कर सकते हैं जब हम उसकी पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब जरा अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा दूसरी तरह से देखते हैं। एक फैक्ट्री है सपोज करो, उस फैक्ट्री के अंदर दो यूनिट लगे हुए हैं। एक यूनिट का काम ये है कि वो चेयर्स बना रहा है, दूसरे यूनिट का काम ये है कि वो टेबल बना रहा है। उसके ऊपर आपको कास्ट इनकर हुई है, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो जो कास्ट आपकी सपोज 100,000 इनकर हुई है, उस 100,000 को हम
कौन से प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे, वो चेयर्स को चार्ज करेंगे, मेरा मतलब चार्ज करने से मुराद ये कि किसकी कास्ट में प्लस करेंगे, वो चेयर को चार्ज करेंगे या वो टेबल को चार्ज करेंगे, नहीं, हम यहाँ पे सोचेंगे, हम कुछ उसमें एलोकेशन करेंगे, हम कुछ परसेंटेज अलग अलग करेंगे। लिहाजा अगर आप देखें कि अगर कोई सा भी खर्चा है, कोई सी भी कास्ट है, वो 100 की 100% एक प्रोडक्ट पे चार्ज की जाए। अगर 100,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है और वो 100,000 का 100,000 अगर हम चेयर को चार्ज कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो चेयर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस था। इसलिए कि ये मैंने पॉइंट नंबर 3 पे आपको गौर किया है, अगर कोई एक्सपेंस है जिसका 99% एक चीज पे चार्ज होता है और 1% दूसरी चीज पे चार्ज होता है, तो वो भी इनडायरेक्ट बन जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर 1% आपका दूसरा एक्सपेंस शामिल हो गया जो एक प्रोडक्ट का नहीं है। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर टर्म्स एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बेटा कुछ एग्जांपल अपने माइंड में रखें तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में याद रखिएगा सबसे पहली बात ये कि जो वेजेस है ना, वेजेस, वेजेस हमेशा डायरेक्ट लेबर के लिए लिखा जाएगा। जहाँ पे आपको डायरेक्ट, जहाँ पे सिर्फ वेजेस का वर्ड आ जाएगा वो भी उसी तरह से आता है। इसी तरह से ये नंबर इज वन इज द वेजेस। वेजेस के बाद हमारे पास वेजेस, वेजेस के बाद ये इनवर्ड, मैं सिर्फ ये वर्ड याद रखें, इनवर्ड। देखो, अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक बात की थी ना ऊपर मटेरियल के अंदर ना, कि मटेरियल के अंदर इसमें भी जो डायरेक्ट पार्ट है मटेरियल का वो भी इसको चार्ज किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए कि जी मटेरियल तो चले डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन उस पर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कैसे यूज किया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने कराची से रॉ मटेरियल परचेज किया ना, वो आपने 200,000 का वहां से सोचिए, लेकिन वो कराची में उसकी लिस्ट प्राइस जो आपने पेमेंट की अपने सप्लायर्स को वो 200,000 की है। लेकिन अब सब जरा सुनो, कराची से लेकर उसको एबटाबाद तक तो लाना है ना, एबटाबाद तक लाने के लिए रास्ते के अंदर आपको डिफरेंट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, रास्ते के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो शायद कोई एक्साइज वगैरह भी इसके अपने पे किया जाए। तो याद रखें कि डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल के ऊपर वो होते हैं जो सप्लायर से लेकर आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने तक जितने भी उस पर एक्सपेंस किए जाते हैं दरमियान के अंदर, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। और उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ हम वर्ड लिखते हैं इनवर्ड, जो ये शो कर रहे होते हैं कि आपका रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो खर्चा हुआ है उसको हम इनवर्ड एक्सपेंस करते हैं। तो ये दूसरा कीवर्ड है, इस दूसरे कीवर्ड को भी अपने माइंड में रखें कि जब भी आपके पास वेजेस का वर्ड आएगा या फिर आपके पास रिटर्न या इनवर्ड का सिर्फ वर्ड आएगा किसी चीज के साथ लगा, वो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड भी हो सकता है, वो कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, वो फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है, एटसेट्रा, वो सारे आपके पास होंगे। इसी तरह से ये फ्रेट है, फ्रेट आपको पता है, कास्ट ऑफ पैटर्न्स है, रॉयल्टी है, एक्साइज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ आइडिया ये रखना है कि अपना मटेरियल जो आपका रॉ मटेरियल है उसको सप्लायर से लेकर आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने के दरमियान जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस, अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का आपको ये तीन चीजें आइडिया क्लियर हो जाए कि ऐसा एक्सपेंस जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली यूज किया जाए या इजीली यूज किया जाए या होली उस पर यूज किया जाए, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है तो वो सिंपली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे हो सकता है ऐसा एक्सपेंस जो किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली यूज ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, मैंने आपकी एग्जांपल को कुछ फिट करने की कोशिश की है। आप हमारा प्रोडक्ट हैं, तो मेरी कास्ट जितनी एज ए लेक्चरर या और जो हमारे टीचर्स हैं वो सारी उस पर है। तो इसके बाद जो आपकी कास्ट होती है लाइक चौकीदार की या एग्जामिनेशन के इंचार्ज की, वो आप पे इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? कि वो सिर्फ आप पे यूज नहीं की जा सकती, चार्ज नहीं की जा सकती, वो आपसे और लोगों पे भी चार्ज की जाती है, नंबर वन। और नंबर सेकंड ये कि जो एग्जामिनेशन वाला बंदा है वो डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन में वो फैसिलिटेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आपके साथ जो इन्वॉल्व लोग हैं वो टीचर है। इसी तरह देख लें, कारपेंटर जो होता है वो अपने जब फर्नीचर वगैरह बना रहा होता है तो वो उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन जो फैक्ट्री के गेट पे जो गेट कीपर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है गेट कीपर, तो गेट कीपर का जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो कारपेंटर का एक्सपेंस है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है।
The expenses cannot be directly, easily, and wholly allocated to the specific cost center or cost unit. All indirect cost are indirect material, indirect labor, and indirect expenses. मैंने आपको बताया है कि ये तीनों कैटेगरीज के अंदर हो सकते हैं, अगर वो उसका पार्ट मटेरियल के साथ भी हो सकता है, लेबर के साथ भी, और एक्सपेंसेस भी. Thus indirect expenses are treated as the FOH, factory overhead, या FOH इसको हम लिखते हैं. और इसी अब थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम देख रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे बात ये कि पहले डायरेक्ट मटेरियल को थोड़ा सा, डायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई होता है, हमने बोल दिया आपको, वो मेजर पार्ट होता है. तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? डेफिनेटली वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे ना. अब आपके सामने अगर कोई चेयर पड़ी हुई है तो उसको गौर से देखें तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको वुड नजर आ रहा है, आपके पास स्टील नजर आ रहा है, तो लेकिन जरा गौर से देखें, इसमें कुछ थोड़ा सा गिलू भी यूज किया गया है, थोड़ी सी कुछ नील्स भी यूज किए गए हैं, जो आपको देखने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसके इंटरनल पार्ट के अंदर मौजूद होगा. इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल में देख लें, छोटी छोटी चीजें जो ओवरऑल हमारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, लाइक ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट्स. इसी तरह से एक चीज यूज किया जाता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, सन्ड्री सप्लाईज. सन्ड्री सप्लाईज ये इसी तरह से कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये भी फैक्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं. जैसे कंज्यूमेबल स्टोर की अगर एग्जांपल दी जाए तो गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरी होती है या और कुछ ऐसी छोटी चीज होती है जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं. इस तरह फैक्ट्री की प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सारे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल. अब इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं. मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट लेबर वो है जो बंदा डायरेक्टली एक बंदे के साथ, एक प्रोसेस के साथ या प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग इनडायरेक्टली भी काम कर रहे होते हैं. एक ही बंदा नहीं है, पूरे सिस्टम के अंदर होते हैं. तो जरा गौर से देखें, आप ऐसा समझिए कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कारपेंटर बैठा हुआ अपने फर्नीचर बना रहा है और पूरी फैक्ट्री का माहौल है. तो देखें, रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड जो आपका, सॉरी यहाँ से आ जाते हैं, सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर. अब सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इसलिए कि सैलरी ऑफ द प्रोडक्ट को आप एक चीज को चार्ज नहीं कर सकते इंटायरली. वो अगर मैनेज फैक्ट्री का मैनेजर है तो वो एक से ज्यादा चीजों को देख रहा है. अगर वो एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा मैनेजर हो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मैनेजर हो, जिस प्रोडक्ट की आप कास्टिंग करने जा रहे हैं वो उसी का मैनेजर हो, उसका कोई और काम ना हो, तो डेफिनेटली उसका 100% का 100% आपका लेबर जो है उसी प्रोडक्ट के अंदर अगर शामिल हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर उसको डायरेक्ट एक्सपेंस हम मानते हैं. लेकिन अगर एक फैक्ट्री मैनेजर है जो पूरी फैक्ट्री को देख रहा है, उसमें चेयर्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, वगैरह वगैरह, काफी 5-6 हमारे पास प्रोडक्ट है, तो फिर उसकी कास्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं है. इसलिए कि डायरेक्ट लेबर के लिए कंफर्म है कि जिसको डायरेक्टली ट्रेस आउट किया जा सके और इंटायरली ट्रेस आउट किया जा सके. अगर एक कास्ट 99% 1% का आप उसमें डिफरेंस बनता है तो नहीं, वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, वो एक से ज्यादा को हम चार्ज करेंगे. इसी तरह से फोरमैन आपके पास है, सुपरवाइजर देख लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर काम करते हैं. सुपरवाइजर का क्या काम होता है? सुपरवाइजर सिर्फ लोगों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, और एक दो लोगों को सुपरवाइज नहीं कर रहे होते, बहुत से लोगों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, बहुत सी मशीनरीज को देख रहे होते हैं. और इसी तरह से क्लर्क है. इसी तरह से आता है सैलरी आपका स्टोर रूम है, सिक्योरिटी स्टाफ, मैंने आपको बता दिया पूरी फैक्ट्री का सिक्योरिटी कर रहा है, उसमें सारी फैक्ट्री शामिल है, 5-6-10 प्रोडक्ट भी शामिल है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर हम रखें, उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हमने कास्टिंग करनी है, तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी स्टाफ के एक्सपेंसेस को डायरेक्ट देखा जा सकेगा. अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आइडिया क्लियर हो गया होगा. और इसके साथ देखें सैलरी, और देखें लफ्ज भी हमने यहाँ पे यूज किए हुए, जो वर्ड्स हैं, की वर्ड है, वो सैलरी के यूज किए गए. ज्यादातर मैंने देखा है कि जहां पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, वहां पे वर्ड वेजेस का यूज किया जाएगा, और जब भी आपका वर्ड यूज किया जाएगा सैलरी का, वो हमें ये शो करेगा कि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इसी तरह से बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आ जाए. अब आप इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को अगर हटा दें तो बिल्कुल आखिरी चीजें आपके पास बचेंगी. डायरेक्ट आपने पहले सारे देख लिए, उसके बाद इनडायरेक्ट 2 देखें, तो आखिर में ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. एक्सपेंस क्या है? रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड लैंड, ये भी एक से ज्यादा चीजों के लिए. इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट एंड
मशीनरी। अब देखें बिल्डिंग के अंदर भी एक से ज्यादा चीजें बन रही हैं, प्लांट के अंदर भी एक, चूंकि कोई ऐसी फैक्ट्री के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी डेप्रिसिएशन है वो सारी की सारी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम एफओएच को चार्ज करेंगे। इसी तरह से पावर एंड फ्यूल ऑफ द फैक्ट्री है, इसका फैक्ट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। अब छोटी सी एक एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। आप मेरे साथ है ना, थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा इस पे फिर, ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए कि हमने चूंकि सर आगे चल के हम। जी यस सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी 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 बोलें। सर ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपने कहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक कोई भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो उसको हम लोग एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं चार्ज करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री। मतलब जब डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट अगर हो, मैंने आपको बताया ना, देखो एक बात सुने, ऊपर हमने 3 वर्ड्स को उसको हमने छोड़ा है, जिसमें प्रोडक्ट, प्रोसेसेस वगैरह था। देखना क्या है, आइडिया क्या लेना है, आइडिया ये लेना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही, अच्छा आप ऐसे सपोज करें आपकी फैक्ट्री है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर और उस पर जो मशीन चल रही है वो भी एक ही मशीन है जिसपे सिर्फ वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जो उस मशीन के ऊपर कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा। देखें मतलब अगर उस मशीन पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर इश्यू आ जाएगा कि आप चीज को होली चार्ज नहीं कर सकते उस एक्सपेंस के अंदर। लेकिन अगर उस मशीन के अंदर वही प्रोडक्ट बनता है और सिर्फ वही प्रोडक्ट बनते हैं और उस मशीन से हम कोई काम नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह से फैक्ट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं नॉर्मली, लेकिन चले मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल रख लेता हूँ। अगर आपकी फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट की आप कास्टिंग करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है वो भी उस प्रोडक्ट को हम अकेले को चार्ज कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। आइडिया सिर्फ ये माइंड में रखना है कि ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली इंटायरली चार्ज कर सके किसी पार्टिकुलर वन प्रोडक्ट को, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए वो एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर एक से ज्यादा में हमें डिस्पर्स करना पड़े, एलोकेट करना पड़े, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं फिर आगे चलता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल जरा गौर से देखें। From the following information has been taken from the company, you are calculate a direct material, direct labor and FOH। हमने और आपने मिलकर सिर्फ ये देखना है कि कौन सा चीज डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं इसकी तरफ जाने से पहले एक छोटा सा हिंट आपको देना चाहूंगा। बेटा ऐसे कि 3 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा आइडिया लें अपना कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ जरा जाएं। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम कैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बनाते हैं, उसमें पहला जो सेक्शन होता है वो मटेरियल का सेक्शन होता है। मटेरियल का सेक्शन जरा डिटेल सेक्शन होता है। उसके बाद लेबर सेक्शन होता है, फिर एफओएच सेक्शन होता है, और उसकी बेस पे हमारे पास टोटल कास्ट बनती है, टोटल फैक्ट्री कास्ट, और फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स को प्लस माइनस उनकी इन्वेंट्री के बाद हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू मिलती है। अब जरा पहले सेक्शन की तरफ आए, जो हम मटेरियल सेक्शन बनाते हैं। मटेरियल सेक्शन बनाने का ये स्टाइल है। नंबर 1, उसमें बिल्कुल पिट स्टाइल है, पेट स्टाइल है। इसके अंदर यही एलिमेंट्स होंगे। अगर ये एलिमेंट अवेलेबल हैं तो प्लस माइनस किए जाएंगे। अगर एलिमेंट इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और बाकी चीजों को प्लस माइनस करके आंसर की तरफ हम पहुंचेंगे। इसमें देखेंगे जल्दी, इस फार्मूले को माइंड में रखना है। ये बहुत कास्ट अकाउंटिंग के लिए सबसे कीमती फार्मूला आपके पास ये पड़ा हुआ है, जिसको एक से ज्यादा जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक से क्या, मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा जगहों पे हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री। और आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री समटाइम डेट्स में दी जाती है, समटाइम उस पे के साथ ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है या इन्वेंट्री लिखा जाता है, लेकिन कंफर्म ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। एंड यू नो नेट परचेजेस मीन परचेज माइनस परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। जो भी आपके पास, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर परचेज भी मौजूद है विच इज अ ग्रॉस परचेजेस, और उसके अंदर आपके पास कोई रिटर्न, अलाउंसेस, डिस्काउंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, तो सारे अलाउंस, रिटर्न सबको एक और चीज परचेज रिटर्न
तीनों को आपने माइनस करना है तो डेफिनेटली आप नेट परचेज के फिगर पे आ जाएंगे। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करना है। अब जरा समझना है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मटेरियल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, बिकॉज हम मटेरियल सेक्शन बना रहे हैं। इसमें मैंने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद ये नहीं है कि डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, नहीं, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस लेबर के पार्ट में जाएंगे तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं आगे आगे चल के और ज्यादा डिटेल में इससे बात करूंगा। एक बात आपको आपके माइंड में होगी कि एज फार एज इन्वेंट्री इज कंसर्न, वी हैव अ थ्री टाइप ऑफ इन्वेंट्री। नंबर वन इज द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो बिल्कुल 100% बिल्कुल क्रूड फॉर्म के अंदर आपके पास मौजूद होती है। दूसरी इन्वेंट्री हमारे पास होती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ऐसी इन्वेंट्री जिसपे 1% से लेकर 99% तक वर्क कंप्लीट हो गया लेकिन वो कंप्लीट नहीं। और थर्ड वन इज कॉल्ड फिनिश गुड इन्वेंट्री। ये तीनों इन्वेंट्री को अगर आप देखें तो इस के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं हमेशा। एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में मौजूद होगी, एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद होगी। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस की भी ओपनिंग मौजूद होगी और एंडिंग मौजूद होगी। इसी तरह फिनिश गुड्स की भी हमारे पास ओपनिंग भी होगी और एंडिंग भी होगी। मैं पॉइंट क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ बेटा, मैं पॉइंट ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री याद रखें हमेशा माइनस होगी। इस पे हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास मटेरियल की हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास लेबर की हो, या क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास फिनिश गुड की है, वो उनको हम माइनस करेंगे। सो मटेरियल सेक्शन के लिए फार्मूला अपने माइंड में रखना है, बाकी चीजें हमारे लिए सिंपल है, उसको हम देख लेंगे। मटेरियल सेक्शन अगेन इसको अपने पास नोट भी करें, सिंपली याद भी होगा आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्लस नेट परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और नॉर्मली जो आपकी परचेजेस है उसके साथ समटाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो मटेरियल को आपकी सप्लायर से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए उस पर जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा नॉर्मली उसको इनवर्ड से शो किया जाता है, वो सारे ऑलरेडी इसमें प्लस हो जाएंगे। इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। हमने सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो मटेरियल सेक्शन के, कौन कौन से लेबर सेक्शन के और कौन कौन से एफओएस सेक्शन के, तीन सेक्शन हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर। दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री। डेफिनेटली अगर ये ओपनिंग इन्वेंट्री है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मटेरियल सेक्शन। उसके बाद दूसरी क्या चीज है जी, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। परचेज ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल है और परचेज है, इसका मतलब है ये वाला परचेज है। ये दूसरा ओपनिंग हमारे पास हो गया, ये परचेज है। इसमें फिर इन चीजों को भी हम एनालाइज करेंगे। तो इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे मटेरियल। देखिए पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ अ मशीनरी। अब इसको देखें, आपने मशीनरी की रिपेयर के लिए किया है तो नॉर्मली इसको यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि एक ही प्रोडक्ट के लिए जिसको आप डील कर रहे हैं या एक से ज्यादा है या ब्ला ब्ला, तो इसको हम नॉर्मली एफओएस कंसिडर करेंगे, मेंशन नहीं है। मैं अगर एक चीज के लिए देखना होगा तो हमने ऑलरेडी इसको मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये देखो, कैरेज इनवर्ड, सीधा सा वर्ड लिखा हुआ इनवर्ड। मैंने कैरेज को नहीं देखा, मैंने इनवर्ड को देखा है। जैसे ही मैंने इनवर्ड को देखा है तो मुझे पता है दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस टुवर्ड द मटेरियल। ये मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए हमारा एक्सपेंस हुआ है। अगर हमारे पास ये एक्सपेंस है तो हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे ही हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इनको हम प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें हम प्लस करेंगे, फिर क्लोजिंग का माइनस। ये मटेरियल सेक्शन सारा चल रहा है। इसके बाद देखें परचेज ऑफ सप्लाईज। ये वर्ड देखें लिखा हुआ सप्लाईज। सप्लाईज बेटा ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मेजर पार्ट तो नहीं होता, लेकिन फैसिलिटेशन जरूर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सी चीजें इसको, और ये जितनी भी सप्लाई से रिलेटेड चीज होती है ये हमारा एफओएस का पार्ट है। इधर भी देख ले, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, अगेन इनवर्ड का वर्ड यूज किया गया है, जो हमारा बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है फॉर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आ गया डायरेक्ट मटेरियल। पेमेंट टू द सिक्योरिटी स्टाफ। देखो सिक्योरिटी स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ का खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे वो बाहर खड़ा हुआ है 5-6 बंदों को पूरी उसको सिक्योरिटी दे रहा है, अगर ये सिक्योरिटी दे रहा है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ एफओएच।
उसके बाद देखें स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, यू नो स्टॉक एंड इन्वेंट्री आर द सिमिलर टर्म, लिहाजा इसको भी हम मटेरियल का पार्ट कंसीडर करेंगे। इसके बाद देखें डेप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री मशीन, फैक्ट्री मशीन और डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं है, एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, तो हम अज्यूम करते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, लिहाजा इसको भी हम दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ एफओएच। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, देख लो सैलरीज का वर्ड भी यूज किया गया, मैंने आपको बताया वेजेस का वर्ड आता है तो फिर हम थोड़ा सा हो जाते हैं, और नॉर्मली वेजेस का वर्ड डायरेक्टली लिखा जाता है और सैलरी का वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए दिस इज आल्सो एफओएच। रिटर्न टू सप्लायर, देखो ये आ गया रिटर्न टू सप्लायर, मीन जो हमने इन्वेंट्री यहाँ पे परचेज किया था, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसमें से कुछ चीजें हमें पसंद है या 600 की जो हमने रिटर्न किए, दिस इज बेसिकली परचेज रिटर्न, ठीक है। और परचेज रिटर्न है तो हम क्या करेंगे, परचेज से इसको माइनस करेंगे और आगे लेके आ जाएंगे, तो सिंपली दिस इज द पार्ट ऑफ द मटेरियल सेक्शन। उसके बाद देखें पेमेंट टू द फैक्ट्री वर्कर, अब जरा और से देखें तो यहाँ पे वर्कर की वर्डिंग यूज किया गया, वर्कर, वर्कर कौन होता है, वो बंदा वर्कर होता है जो डायरेक्टली किसी काम को के साथ एंगेज होता है, लिहाजा दिस इज अ लेबर या डायरेक्ट लेबर जो भी आप फैक्ट्री पावर, यस फैक्ट्री पावर इज आल्सो पार्ट ऑफ एफओएच। वेजेस ऑफ ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर को छोड़ दें, वेजेस को जरा देखें और से, जिस चीज के साथ वेजेस लगेगा, वेजेस यू नो कि वेजेस इज द पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट लेबर है, भी डायरेक्ट ऑपरेटर है, डायरेक्टली काम कर रहा है, उसके साथ हम लेबर कंसिडर करेंगे। और फिर वेजेस ऑफ आयलमैन, लेबर कंसिडर करेंगे, वेजेस के वर्ड लिखा हुआ है, वेजेस हमें पता है, अगेन वेजेस हम आगे नहीं पढ़ते हैं, वेजेस कंफर्म, वेजेस आर डायरेक्ट लेबर। गम नेल्स एंड कंज्यूमर स्टोर्स, जैसे मैंने कहा है, देखिए गम थोड़ी सी यूज होती है, नेल्स इसकी, अच्छा एक और चीज भी बताऊं मैं आपके इसके यहाँ पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरम्यान एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर एक चीज है जिसपे निग्लिजिबल अमाउंट का खर्चा हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे गम से कोई अपना प्रोडक्ट को जोड़ा है तो देखेंगे कि तो गम दो रुपए की लगेगी, इस तरह स्टेपल के टांके हो गए या और कुछ छोटी छोटी चीजें जिसकी प्राइस निग्लिजिबल है, उतनी बड़ी प्राइस नहीं है, कुछ 2-4 रुपए भी नहीं बनती है, तो उसको भी ऑलरेडी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, लिहाजा ये हमारे पास एफओएच का पार्ट है। में फैक्ट्री इंश्योरेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ एफओएच। अब थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया लेबर और उसको हम फिर देखेंगे, लेकिन मटेरियल सेक्शन चूंकि हम इसको देखना चाह रहे हैं, मटेरियल सेक्शन को जरा गौर से देखें मटेरियल सेक्शन कैसे बना है, पहले ये देख लें कौन कौन से एलिमेंट इसमें आए हैं। इसमें एक एलिमेंट ये आया है ओपनिंग, नॉर्मली यहाँ से मैं इसको साथ करता हूँ कि सबसे पहला एलिमेंट इसमें हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री देख लें कहाँ पे है, यहाँ पे 8000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये देखें ओपनिंग इन्वेंट्री हमने 8000 पुट किया। फॉर्मेट आपको पता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट आपको गिवन होंगे। जब भी फॉर्मेट के अंदर डबल रूलिंग की जाती है इस तरह से, तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट के अंदर हम नेट वैल्यू को लेके आते हैं और यहाँ पे ग्रास वैल्यूज को लेके आते हैं। इन्वेंट्री को हमने रिपोर्ट कर दिया जी एक्सटर्नल कॉलम के अंदर, या आउटर कॉलम इसको बोला जाता है, इसके अंदर हमने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे पता है कि जी नेट परचेजेस हमें चाहिए, और नेट परचेजेस क्या करेंगे, परचेज की क्रूड वैल्यू ग्रॉस वैल्यू में से कोई भी अगर उस पर डिस्काउंट अलाउंस है उनको माइनस करेंगे। यहाँ पे आके हम देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, यस ये एक वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है परचेज की, और यहाँ पे कोई रिटर्न था हमारे पास, ये था रिटर्न टू सप्लायर 600 एंड 5000, डेफिनेटली परचेज हमारे पास ग्रास परचेज 5000 है, 600 से माइनस करेंगे तो 44 इज 4400। ये देखें ये हमने इनर कॉलम में लिखा, इनर कॉलम का मकसद यही होता है कि अगर वैल्यू में कोई प्लस माइनस करनी है तो उसको पहले इनर कॉलम में लिखे फिर आउटर कॉलम में लेके जाएं। रिटर्न टू सप्लायर माइनस किया तो ये हमारे पास नेट परचेज की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, दो चीजें हमारे पास बन गई। अब इसके बाद देखें और क्या चीज हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ तक हमारी चीज कंप्लीट होगी, ये यहाँ तक हमारा चीज अब हमने देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसके नीचे रिपोर्ट करने और फिर आखिर में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम आते हैं, अच्छा जी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया मटेरियल किसके साथ लिखा था, अच्छा इसके साथ लिखा था, नंबर 1 इज अ कैरेज, और उसके बाद हमने फिर लिखा था ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड के साथ लिखा था। ये दो चीजें हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थी, यहाँ पे देख लें हमारे पास नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ कैरेज इनवर्ड हमने लिखा, और आखिर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिखा, और आखिरी एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया वो मटेरियल का है, वो आपके पास वर्क इन प्रोसेस का है या वो फिनिश गुड का है। क्लोजिंग हमेशा इन्वेंट्री माइनस होती है और ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा 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 प्लस होती है। अगर आपने कोई उसमें से कोई हिडन वैल्यूज फाइंड ना करनी हो नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर, और आपको पता है अगर आपके पास आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह से आपका डेटा आपके डिस्ट्रॉय हो गया है या कोई अननोन अमाउंट आपने फाइंड करनी है, तो फिर हम एक रिवर्स ऑर्डर में चीजों को जो फाइंड करते हैं तो फिर आपके सिग्नल आपके जो साइन है वो चेंज होते हैं। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा और ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक को हम देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है। सॉरी कहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास 2900 हमारे पास मौजूद है। यहाँ से 2900 को माइनस करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा। इसी तरह से जो ऊपर हमने जो भी चीजें रखी है देख लें, डायरेक्ट लेबर के लिए हमारे पास फैक्ट्री वर्कर, यहाँ पे हमने हमारा फोकस फैक्ट्री वर्कर जब देखा है तो हमने कहा हाँ ये डायरेक्ट होगा। यहाँ पे हमने वेजेस से डायरेक्ट मालूम किए, यहाँ पे वेजेस से, यहाँ पे वेजेस से, और उसके बाद जो भी चीजें थी जितनी भी चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब देख लें इसके लिए हमने आइडिया यही रखा है कि यह प्रोडक्ट पे यूज नहीं किए जाते हैं, इस पे रिपेयर है, सप्लायर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये देख लें ये छोटी छोटी चीजें ये सारी यहाँ पे आ जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नेक्स्ट थिंग इज कास्ट ऑफ सेल्स। ये भी एक बेसिक आइडिया है कास्ट अकाउंटिंग के। तो द टर्म कास्ट ऑफ सेल्स यूज फॉर द मर्चेंडाइजिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। तीन किस्म के बिजनेस होते हैं, यू नो कि पहला बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो चीज यही होती है लेकिन इसका नाम थोड़ा डिफरेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो टर्म है ये स्पेसिफिकली हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो उसके लिए हम कास्ट ऑफ सेल्स का वर्ड यूज करते हैं। और अगर हमारा बिजनेस जो है वो कोई सर्विसेज बिजनेस है तो हम कास्ट ऑफ सर्विसेज का वर्ड यूज करते हैं। प्रोसीजर सेम है। इसमें आ जाते हैं, थोड़ी सी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कह रहे थे कि असर्टेन द कास्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। फार्मूला वही वाला है, कास्ट ऑफ सेल फॉलो। अच्छा एक और चीज यहाँ पे शायद मेंशन है, यस, अगर आपका मर्चेंडाइजिंग या सर्विसेज बिजनेस है ना तो उसके अंदर आपको पता है कि मटेरियल नहीं होगा आपके पास कोई ऐसा लेंथी लेबर भी नहीं है, सिर्फ आपने चीजों को खरीदना है और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल आउट करना है। तो उसके लिए ये सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इस फार्मूले को हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर ज्यादा ऑपरेशंस नहीं होते, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है। अब इसमें देखें अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है सर्टेन द कास्ट ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, तो हमारे पास हमें दो तीन चीजें चाहिए। ये ओपनिंग स्टॉक है, यस ये लिखेंगे, इसमें प्लस करेंगे परचेजेस को और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं कैलकुलेट करता हूँ 3700 प्लस 20,800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है हमेशा माइनस किया जाएगा 2,100, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 22,000 वैल्यू आ गई। इसके बाद नीचे चलते हैं, ये कह रहा है नेक्स्ट बी में असर्टेन द कास्ट ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। अब थोड़ी सी वैल्यूज उसने ज्यादा दी है। हमारा फार्मूला हमें याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक का हमारा फार्मूला है। तो देखें ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है, यस, परचेजेस हमारे पास मौजूद है, देखें परचेज रिटर्न नहीं है तो लिहाजा दिस परचेज इज आल्सो अ नेट परचेज। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास मौजूद है और उसके बाद देखें मार्केटिंग एक्सपेंस मौजूद है, नहीं मार्केटिंग एक्सपेंस को नहीं लेके आएंगे। देखो मेरी बात समझनी है, आज हमने जितनी भी बातें की हैं वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं। फैक्ट्री और फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। एक बात सुनो, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री किए जाते हैं, इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस भी डील किए जाते हैं।
विच इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ये मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे मार्केटिंग के साथ लिंक नहीं है, हमने रॉ मटेरियल को लेके आने और उसको फिनिश गुड तक बनाना है, ये हमारा काम है कास्टिंग के अंदर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। बाकी मार्केटिंग एक्सपेंस है, कोई एडमिन एक्सपेंस है, उसको हम आगे लेके चलते हैं जब हमें नेट प्रॉफिट या नेट इनकम का वैल्यू चाहिए होती है। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे जी, 8500 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 8500 प्लस परचेजेस है जी 30700 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्लस इसके साथ होगा 4800 और माइनस हम करेंगे इसका क्लोजिंग इन्वेंटरी विच इज 9000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35000। उसके बाद अगेन देखो ये आ गया, ये रिवर्स ऑर्डर का केस है। देखो इसके अंदर आपके पास क्या क्या मौजूद है, कास्ट ऑफ सेल्स आपके पास मौजूद है, हमें लास्ट फिगर उसने दे दिया है। जैसे मैंने कहा ना कास्ट ऑफ सेल, अगर आप अपने पास फार्मूला लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, कास्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसने हमें ऑलरेडी कास्ट ऑफ सेल की वैल्यू दे दी, हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी दे दी, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी दे दी, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें परचेज फाइंड करना है। अब देखें ये नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर आपको कास्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू नहीं दी जाती, कास्ट ऑफ सेल्स या आपने उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। अब उसने क्या किया, कुछ हमें ऐसे एलिमेंट्स दे दिए, तो इस तरह के केस के अंदर हमें नॉर्मली रिवर्स ऑर्डर में चलना होता है, चीजों को रिवर्स फाइंड करके अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा गौर से देखें क्या होता है, हम बिल्कुल आखिर से चले जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल आखिर में होता है, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक के बाद आंसर हमारे पास आता है, वो आपके पास कास्ट ऑफ सेल्स है। अब मैं पहले कास्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू लिखता हूँ, ये समझे बिल्कुल बॉटम वैल्यू है 80,700, उसके ऊपर जाएं तो हमारे पास आखिरी वैल्यू होती है क्लोजिंग स्टॉक की। और मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक को नॉर्मली माइनस किया जाता है हमेशा, लेकिन चूंकि ये रिवर्स ऑर्डर का केस है जहां पे हमने ऑटोमेटिकली चीजों को फाइंड, क्लोजिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 6000 प्लस कर दिया। अब नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं, याद है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब अगर ओपनिंग स्टॉक को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे, रिवर्स ऑर्डर है, नई वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, हिडन वैल्यू है उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5800 हमारे पास ये, तो 5800 के साथ हमारे पास जो आंसर आया है परचेज का वो 80,900 इसके बाद बेटा यू नो के ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आइडिया, कंपनी नेट रेवेन्यू देखना है, नेट रेवेन्यू मीन नेट सेल्स। अब नेट का वर्ड आपको समझ आ गया कि नेट से मुराद ये है कि जितने भी कॉन्ट्रा अकाउंट से उसको माइनस कर दें, इसमें भी सेल्स के अंदर भी आपका सेल डिस्काउंट हो सकता है, सेल अलाउंस हो सकता है या सेल रिटर्न हो सकता है, ये तीन ही हो सकते हैं, माइनस सीजीएस। अगर आप नेट सेल्स से सीजीएस को माइनस करें, बल्कि आप अपने पास अगर नोट करना चाहें नोट करें, जीपी, जीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीजीएस। और उसके बाद ऑपरेटिंग, ये आपने बैलेंस, आपने इनकम स्टेटमेंट देखी होगी, क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना होता है, सेकंड क्लास के अंदर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना होता है, और आखिरी क्लास जो थर्ड क्लास है उसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट माइंड में लेके आए, सबसे ऊपर लिखा है इनकम स्टेटमेंट, उसके नीचे आ गए, नीचे लिखा है नेट सेल्स, या सेल लिख के उसके नीचे सेल रिटर्न लिख के माइनस वैल्यू करके आउटर कॉलम में ले गए, उससे नीचे हमने लिखा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको ग्रास प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रास प्रॉफिट के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द ग्रास प्रॉफिट माइनस कमर्शियल एक्सपेंसेस। कमर्शियल एक्सपेंसेस ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म है जिसको हम तो एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली कमर्शियल एक्सपेंस कंसिस्ट ऑफ योर मार्केटिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। दोनों जो आपके मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अगर प्लस करें तो इस क्लास को हम कमर्शियल एक्सपेंस बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसको हम कमर्शियल एक्सपेंस बोलते हैं। नेट प्रॉफिट फिर बॉटम लाइन, उसके अलावा कोई हमारे पास टैक्सेस है, फाइनेंशियल चार्जेस है या अदर कोई एक्सपेंसेस है, उनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस भी हो सकता है, उसमें एक माइनस कर देंगे और फिर देखेंगे कोई अदर इनकम है। अब ये अदर इनकम को जरा गौर से देखें बेटा, सुनो,
अदर इनकम या अदर रेवेन्यू आपके नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं होता है। अगर आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो फैक्ट्री से जो भी आपकी अर्निंग आएगी वो तो नॉर्मल ऑपरेशन है, लेकिन पार्ट टाइम आपने जैसे ही कहीं से शेयर भी परचेज कर रखे थे जिसपे 2 दिन पहले आपको डिविडेंड मिल गया है, तो वो जो डिविडेंड आपको इस पे मिला है उसको हम नॉर्मल ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, वो आपका नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। आपका नॉर्मल ऑपरेशन क्या है? फैक्ट्री रनिंग आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, वो एक्स्ट्रा आपका काम है, इसलिए उस इनकम को हम शो तो करते हैं नॉर्मली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन अदर इनकम के नाम से शो करते हैं, जो शो कर रहा होता है कि ये नॉर्मल ऑपरेशन से अलग इनकम है। इसी तरह कमर्शियल एक्सपेंसेस को आप देखें, जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, रिटेनमेंट वगैरह वगैरह, सारे मार्केटिंग रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उसकी पेरोल्स हैं। ये बड़ा कास्ट अकाउंटिंग रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पेरोल, जिसके अंदर एम्प्लॉय रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। ये हम आगे लेबर में जाके इसको डिटेल डिस्कस करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब थोड़ा सा जल्दी से हमारे पास मेरा ख्याल है 8-9 मिनट है, तो ये 2-3 चीजें इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। आपकी फिंगर टिप पे ये फार्मूले होने चाहिए। पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया, जो मटेरियल के लिए भी हम यूज करेंगे, ये कास्ट ऑफ सेल्स के लिए यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मेजर फार्मूला है। उसके बाद दूसरे आ जाए तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट को स्टडी किया है। ग्रॉस प्रॉफिट मीन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीजीएस। तो ये हमारे पास सेल दी गई है, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, तो सपोज करेंगे सेल इज अ नेट सेल्स 130,200 माइनस 70,800, जिससे हमारे पास आ जाएगा 59,400। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अब जरा देखें, हमें पूरा उसने बना के दिया हुआ है, लेकिन देखो अब हमने 2 स्टेप पे काम कर सकते हैं, हम पहले स्टेप पे काम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि फार्मूला इज द, हमारे पास फार्मूला जो है वो है जी जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीजीएस। तो यहाँ पे पहले हमने सीजीएस फाइंड करना है, इसलिए कि सीजीएस भी उसने दिया नहीं है। सीजीएस हमारे पास हमें पता है ओपनिंग स्टॉक में सीजीएस कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले। सीजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू? 5,570। उसके बाद देखिए परचेज में प्लस कर देता हूँ 13,816। अब जरा गौर से देखें कि परचेज रिटर्न को ये इसलिए कि हमें हमेशा परचेज के लिए नेट फिगर्स चाहिए होते हैं। तो इसमें से ये जो परचेज रिटर्न है आपके पास 390 वाला, ये वाला, इसको माइनस करेंगे, माइनस 390। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास हो गया, नेट परचेजेस भी हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके साथ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, नहीं नजर आ रहे। ये सेल्स लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड है, ये आपको पता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के नाम है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब आप हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को 888800 से, तो ये हमारे पास आ गया जी। मैं अपने पास कहीं नोट कर देता हूँ, सीजीएस इज इक्वल टू, आप भी नोट करें, 10,116 मेरे पास आंसर आया है। अब आसान हो गए। अब मुझे दूसरी जो चीज चाहिए वो सेल्स की वैल्यू चाहिए, मुझे नेट सेल्स की वैल्यू चाहिए, और नेट सेल की वैल्यू में फाइंड करता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ सेल्स कहाँ पे है। ये सेल्स आपके पास मौजूद है 15,284, 15,284। इसमें से देखो कोई रिटर्न है? यस रिटर्न है, ये है ना रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज द सेल रिटर्न, while रिटर्न आउटवर्ड इज द परचेज रिटर्न। मैं माइनस करूंगा यहाँ पे 524 से, तो ये मेरे पास आ गया नेट सेल। नेट सेल की मेरे पास वैल्यू बनी है 14,760, और ऑलरेडी सीजीएस की वैल्यू बनी थी 10,116। तो इससे कैलकुलेशन करते हैं, 14,760 माइनस 10,116, 10,116, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई जी 4,644। इसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन चलें इसको मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। इसमें करना क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, पहले सीक्वेंस देखें क्या करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले हमें सीजीएस फाइंड करना पड़ेगा। इसमें इसका स्टेप जो होगा वो 3 लेयर में चलेगा।
सबसे पहले हम इसकी फाइंड करेंगे CGS, उसके बाद हम फाइंड करेंगे GP ग्रास प्रॉफिट, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो GP के लिए सबसे पहले CGS के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास ये मौजूद है, इसमें हम प्लस करेंगे परचेजेस को, ये परचेजेस हमारे पास मौजूद है, और एहसास कर लेता हूँ 2400 इज द ओपनिंग स्टॉक, और प्लस परचेजेस ऑफ 15,205। अब देखें रिटर्न है, परचेज रिटर्न कोई रिटर्न आउटवर्ड, यस रिटर्न आउटवर्ड इज अ परचेज रिटर्न -185। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस का काम खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा एलिमेंट इसमें होता है CGS के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जरा देखें, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन, यस। अच्छा एक और पॉइंट भी, ये जो मैंने बताया था इनवर्ड, इनवर्ड के लिए वर्ड इन भी यूज किया जा सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन। इसका मतलब है दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस कर दिया 524 के साथ। उसके बाद और कोई, हाँ यस वेजेस डेफिनेटली प्लस 200 एंड 2800। और अगली बात वेजेस आउटस्टैंडिंग, आपको पता है ना आउटस्टैंडिंग का वर्ड हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया है, विच शोज द लायबिलिटी। ये हमारे पास एक्सपेंस है ही नहीं है। वेजेस आउटस्टैंडिंग इज द अकाउंट ऑफ लायबिलिटी, इसको हम यूज नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे पास जो चीजें आ गई, हमने ओपनिंग स्टॉक को भी देख लिया, नेट परचेजेस को भी देख लिया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने उसमें प्लस कर दिए। मेरे पास बेटा जो वैल्यू अभी तक शो हो रही है वो 20,744 है, लेकिन आखिरी एलिमेंट हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने इसमें से माइनस करना है। माइनस करें क्लोजिंग स्टॉक 3,840, तो वी गेट CGS वैल्यू। मेरे पास CGS की वैल्यू जो रिपोर्ट हो रही है वो हो रही है 16,904। ये CGS मैंने फाइंड किया है, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के फार्मूला से। अब इसके बाद हमारे लिए आसानी होगी कि हमने GP पे जाना है। GP का फार्मूला हमें पता है कि GP इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस CGS। ऑटोमेटिकली हमने फाइंड कर दिया है विच इज 16,904। तो नेट सेल्स चाहिए, नेट सेल बड़ा सिंपल है, सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दें। सेल हमारे पास है 20,860, माइनस कर दें इसमें रिटर्न। अब ये कौन सा रिटर्न होगा, रिटर्न इनवर्ड होगा। सेल जब की जाती है और उसका रिटर्न जब होता है तो वापस अपने घर में आता है, और परचेज करते हैं और जब हम उसको रिटर्न करते हैं तो फिर हम उसको बाय रिटर्न कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड को देखिए हमारे पास कितना है, सेल रिटर्न है, तो ये रिटर्न इनवर्ड होगी 860, x60 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई जी 20,000। तो सिंपल है 20,000 माइनस ये आपके पास ऑलरेडी। अब GP का फार्मूला हमारे पास नेट सेल भी आ गई 20,000, और हमारे पास CGS भी आ गया 16,904। तो माइनस करें 16,904 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 3 ग्रास प्रॉफिट का हमारे पास आंसर है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे GP इज इक्वल टू हमारे पास आंसर रिपोर्ट है 3000 और 96। अब ये 3096 आसान हो गया हमारे लिए। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपके पास GP की फिगर आएगी ग्रास प्रॉफिट के, उसमें से माइनस करेंगे हम अदर एक्सपेंसेस को जो भी बच गए हैं इसके अलावा, और फिर इसमें से हमने प्लस करना होता है अदर इनकम को। अगर कोई ऑपरेशन इनकम के अलावा कोई हमारे पास कोई और इनकम भी हमें शो हो रही है उसको इसमें से हमने प्लस करना होता है। अब जरा देखें GP की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 3,906 से, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने कोई अदर एक्सपेंसेस में से माइनस करना है, अदर इनकम को प्लस करना है। यहाँ से देखें ये चीज खत्म होगी, कैरेज भी आ गया भी आ गया, तो इसके बाद ये भी, ये तो हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। टैक्सेस, यस टैक्सेस हैं, तो माइनस करेंगे 1000, और फिर हमारे पास एक एक्सपेंस और पड़ा हुआ 200 के साथ, और कोई अदर इनकम हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हो गया है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू बेटा बनती है 1896। सो थोड़ा सा
मेरा आज आपके साथ ऑनलाइन का पहला लेक्चर था, तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये जो आपका मटेरियल है इसमें ज़रा गौर से देखें, तो मैं कुछ आपको लिंक्स भी साथ सेंड कर रहा हूँ। इनको अभी से ट्राई करना है, कल तक नहीं छोड़ना है, ठीक है? अभी तक ट्राई करें, कल तक हम आगे चलेंगे। ये एमसीक्यूज होंगे, पहले लिंक के अंदर सिर्फ जस्ट 20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है? ये आप विद इन 10 मिनट्स आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये जो चीजें हमने एमसीक्यूज के अंदर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या वगैरह वगैरह, अगर आप ये एमसीक्यूज सही तरह अटेम्प्ट कर लें तो अभी आपको पता चलेगा आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। इसी तरह से फिर कास्टिंग प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। इसी तरह से ये जो छोटे छोटे हमने प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, ये फाइंड करना, जीपी फाइंड करना वगैरह वगैरह। और ये जो आप अगर इसी ये जो लेक्चर है इसका डिटेल आप देखना चाहें तो ऑलरेडी आखिर में इसका डिटेल मौजूद है जो ऑलरेडी आपके पास है। पर थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई मैंने तो ये बताया, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। उसामा अली खान। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, कौन? जी जी बोलें, कौन? पहले बताएं कौन बात कर रहे हैं। सर उसामा अकरम बात कर रहा हूँ सर। वो मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड किए थे व्हाट्सएप पे कुछ। मैं जरा थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग में बंद करूँ ना, उसका रिकॉर्डिंग बंद करके मैं जवाब आपको दूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है? ओके सर। एनी क्वेश्चन उसामा अली खान, समझ आइए? जी जी सर, समझ आइए। बोलो ना यार, मैं तो पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हो। कोई क्वेश्चन?